वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर सीबीएसई। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करें उस टॉपिक का नाम है एक्सक्रीशन। ठीक है, पिछले टॉपिक में हमने ट्रांसपोर्टेशन पे बात की थी, जिसमें हमने ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन और प्लांट ट्रांसपोर्टेशन दोनों पे बात की थी। ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन पे 2 लेक्चर्स बनाए हैं मैंने और प्लांट ट्रांसपोर्टेशन पे 1 लेक्चर था, मतलब 1 वीडियो था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम पहले जनरलाइज एक्सक्रीशन के बारे में बात करेंगे, बराबर। फिर हमारी बुक में ह्यूमन एक्सक्रीशन और प्लांट एक्सक्रीशन, ये 2 टॉपिक्स दिए हैं इन एक्सक्रीशन में। तो हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में एक्सक्रीशन को पूरा ही कंप्लीट करेंगे। यस, पहले ह्यूमन के बारे में बताएंगे, बराबर, और उसके बाद में हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इस एक ही लेक्चर में पूरा जो आपके एनसीईआरटी बुक में एक्सक्रीशन टॉपिक दिया है उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये लंबा जाएगा वीडियो, पर कोई बात नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सक्रीशन, व्हाट इज मीन बाय एक्चुअल एक्सक्रीशन, बराबर। तो बोलने का मतलब क्या है कि सिंपल मीनिंग अगर बोलते हैं हम लोग तो बॉडी से वेस्ट का बाहर निकलना, बराबर। बॉडी से वेस्ट का बाहर निकलना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एक्सक्रीशन, बराबर। आप बोलोगे सर फिर वो इजेशन जो होता है वो भी एक्सक्रीशन है क्या? तो देखो, बेसिकली इजेशन क्या है, जो फूड आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुआ और जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको बाहर निकलने प्रोसेस को हम लोग इजेशन बोलते हैं। पर एक्सक्रीशन में क्या है, एक्सक्रीशन का मतलब होता है, अगर एक बेसिक अगर थोड़ा सा साइंटिफिक डेफिनेशन की अगर बात करो तो एक्सक्रीशन इज नथिंग बट द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, बराबर। तो जो सेल में मेटाबॉलिज्म होता है, बराबर, सेल में जो मेटाबॉलिज्म होता है, अब बोलोगे सर मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, तो सिंपल समझो कि सेल में जो केमिकल रिएक्शंस होती है इसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, सम ऑल द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन या बायोकेमिकल रिएक्शन ऑकर इन सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इस मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म भी है और कैटाबॉलिज्म भी है। अगेन इट्स अ डिफरेंट पार्ट, पर बेसिकली आप क्या समझो कि सेल में जो केमिकल रिएक्शंस होती है इसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज का जो रेस्पिरेशन है इट इज ऑल्सो मेटाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन मेटाबॉलिज्म। तो जब सेल में ये सब चीजें जब होती है, मेटाबॉलिज्म जब होता है, तो उस दौरान कुछ वेस्ट भी जनरेट होते हैं। एग्जाम्पल अगर लेते हैं, जैसे कि सेल में ग्लूकोज का रेस्पिरेशन हुआ था, बराबर, ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यस, तो क्या 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। अब रेस्पिरेशन किस पर्पस के लिए हुआ था? इस ATP पर्पस के लिए। पर और क्या चीज जनरेट हुई है? CO2, बराबर। तो ये CO2 बॉडी के लिए कोई काम का नहीं है, बराबर। ये CO2 बॉडी के लिए कोई काम का नहीं है, बराबर। हमको तो काम का ये चीज है, बराबर। और ये CO2 इसके टूटने का कारण बना है, तो इसका तो मेटाबॉलिज्म हुआ। तो ये जो जनरेट हुआ ये है बॉडी के लिए वेस्ट। तो बॉडी इसको क्या करेगी, बॉडी इसको बाहर कर देगी। हाँ, तो CO2 का बाहर निकलना भी हमारी बॉडी से क्या है, इज नथिंग बट एक्सक्रीशन ही है, बराबर। तो एक सिंपल आप समझ के चलो कि बॉडी से जो मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकलने में जो प्रोसेस है इसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, अब हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी में अलग अलग पॉइंट से एक्सक्रीशन, जो हम अगर हम अपना एग्जांपल लेते तो हमारी बॉडी में एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट अलग अलग जगहों से बाहर निकलते हैं, बराबर। जैसे कि अगर मैं गैसेस एक्शन के दौरान जब हम जब रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग जब करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस एयर में से O2 को लेते हैं और हम जब हम बाहर करते हैं, एक्सेल करते हैं, उस टाइम पर हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो CO2 जनरेट हुआ है उसको बाहर करती है। तो हम बोलने को इसको ब्रीदिंग बोलते हैं, पर जब हम लोग बाहर कर रहे हैं उस दौरान हमारे बॉडी का CO2 एक्सक्रीट ही हुआ है, बराबर। पर हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन बेसिकली एक्सक्रेटरी नहीं है। हाँ, ब्रीदिंग के कारण, ब्रीदिंग की प्रोसेस के दौरान एक्सक्रेशन भी हुआ है, बराबर। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जब हमको स्वेटिंग होती है, बराबर, तो स्वेटिंग का मेन पर्पस है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को ड्रॉप करना। पर स्वेटिंग
के टाइम हमारे बॉडी के वेस्ट भी बाहर निकलते हैं। तो प्राइमरी तो स्वेटिंग का जो पर्पस है वो बॉडी का थर्मो रेगुलेशन है, बराबर, पर सेकेंडरी में उससे भी हमारे बॉडी के वेस्ट बाहर निकले। वैसे ही जब आपके आंखों में जो टीयर आते हैं उसका जो प्राइमरी जो पर्पस है अगेन वो क्या है, आंखों को साफ करने का है, बराबर, पर उस दौरान भी उसमें से वेस्ट बाहर निकलते हैं। तो हमारी बॉडी से ऐसे कई ऐसे पॉइंट्स है जहां पे आपके बॉडी के वेस्ट बाहर निकलते हैं, पर उसमें से जो यूरिन है उसका तो प्राइमरी पर्पस वेस्ट ही बाहर निकलना है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन जब बात करते हैं तो उसमें एक्सक्रेटरी सिस्टम हम लोग किडनी वाला कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो किडनी वाला जो सिस्टम है वो सिर्फ एक्सक्रेशन में बिलोंग कर रहा है, बराबर। पर आपने जो ब्रीदिंग वाला देखा वो तो मेन पर्पस उसका ब्रीदिंग था, पर हमारी बॉडी कैसे करती है, भैया तू बाहर जा रहा है ना तो ले वेस्ट भी ले जा ले बाहर। तो प्राइमरी फंक्शन उसका एक्सक्रेशन नहीं है, पर हमारे किडनी वाला जो सिस्टम है उसका प्राइमरी फंक्शन एक्सक्रेशन ही है, ठीक है। इसे यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि आप डेफिनेशन में क्या बोल रहे हो, द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। तो मेटाबॉलिक वेस्ट तो आपके अलग अलग टाइप के हैं, कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट वाटर सोल्यूबल है, कुछ वाटर इनसोल्यूबल है, कुछ गैसियस है, कुछ सॉलिड है। तो उसके अकॉर्डिंग बॉडी उसको अलग अलग पॉइंट से उसको एग्जिट करती है, बराबर। तो इतना जो आपको कंफ्यूजिंग था वो मैं थोड़ा आपको क्लियर करने की कोशिश की। अब आते हैं हम लोग ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में, जिसकी हम लोग ह्यूमन का एक्सक्रेशन देखेंगे। तो देखो बेसिकली हमारे बॉडी की, देखो दुनिया की हर जिंदा सेल अगर न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रही है, अगर वो रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रही है, तो ऑब्वियसली इट जनरेट वेस्ट ऑल्सो, बराबर। तो वेस्ट को भी बाहर करेगी। अब हमारी अगर बात करते हैं तो वी आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि फूड की एंट्री किसी स्पेसिफिक पॉइंट से है, गैसेस की एंट्री किसी स्पेसिफिक पॉइंट से, तो वैसे वेस्ट भी बॉडी में किसी स्पेसिफिक पॉइंट से ही निकलेगा, बराबर, ठीक है। तो हमारी बॉडी के सारी लिविंग सेल को न्यूट्रिशन किसने पहुंचा दिया, ब्लड ने। CO2 किसने पहुंचा, सॉरी O2 किसने पहुंचा दिया, ब्लड ने। तो चलो O2 उसने लाया तो CO2 उसने लेके भी गया, पर जो उसने न्यूट्रिशन हर सेल के लिए कैरी किया था ब्लड ने, तो अब हर सेल ने जब उसको यूज किया तो वेस्ट भी जनरेट होंगे। तो वो जो वेस्ट है वो क्या करती है, वो भी ब्लड में आते हैं वाया लिम्फ के द्वारा। हमने कल जब लिम्फ का देखे थे तब बताया था मैंने आपको कि लिम्फ वेस्ट को ड्रेन करता है, पर लिम्फ फाइनली कहां ड्रेन होता है, ब्लड में, मतलब ब्लड में वेस्ट है। तो अब वो जो ब्लड के वेस्ट है, ब्लड में जो वेस्ट आए हैं उसको कौन बाहर करके देगा, तो उसके लिए भी हमारे पास में एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम है। ब्लड के वेस्ट को निकालने के लिए वी हैविंग अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज अ एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसमें कि हमारे पास 2 किडनी, 2 यूरेटर, एक ब्लैडर और एक यूरेथ्रा, बराबर। वी हैविंग 2 किडनीज, उनमें से निकलती हुई पाइपलाइन दैट इज यूरेटर्स, फिर वो दोनों पाइपलाइन एक कॉमन इसमें मतलब एक स्टोरेज ऑर्गन में ओपन होते हैं, दैट स्टोरेज ऑर्गन इज कॉल्ड एज अ यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरिनरी ब्लैडर से एक पाइपलाइन निकलती है दैट इज अ यूरेथ्रा, बराबर। तो चलो जानते हैं हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में। पहले हम अपने एक्सक्रेटरी सिस्टम को समझ लेते हैं कि हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम है किस तरीके से, ठीक है, और फिर हम लोग यूरिन फॉर्मेशन की बात करेंगे कि यूरिन बनती कैसे है, ठीक है। तो चलो जानते हैं कि हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम में कितने ऑर्गन्स हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, अगला टॉपिक है हमारा ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसमें कि ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या क्या है, पेयर ऑफ किडनी, मतलब 2 किडनी, ठीक है, पेयर ऑफ यूरेटर, ठीक है, फिर यूरिनरी ब्लैडर, एंड यूरेथ्रा, ठीक है। अब बॉडी में अगर पोजीशन की बात करते हैं तो देखो बॉडी में हमारी किडनी की जो पोजीशन है वो एब्डोमेन रीजन में है। आप बोलोगे सर ये एब्डोमेन रीजन कौन सा होता है, तो थोड़ा ध्यान दो। हमारे बॉडी में हमारे बॉडी के जो अलग अलग एरियाज है उनके अलग अलग नाम है।
जैसे कि ये जो गर्दन वाला जो एरिया होता है इसको बोलते हैं सर्वाइकल रीजन। ये जो आपका नेक वाला रीजन है उसको सर्वाइकल, जो चेस्ट वाला रीजन है बराबर इसको बोलते हैं थोरैक्स, बराबर इसको क्या बोलते हैं थोरैक्स। फिर इसके बाद ये जो स्टमक वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं एब्डोमेन, और उसके बाद का जो नीचे का रीजन है उसको बोलते हैं पेल्विक, बराबर लिम्स वाला नहीं, ये इधर वाला जो एरिया है, ये हिप वाला जो एरिया है आपका पेल्विक, एब्डोमेन, थोरैक्स और सर्वाइकल। तो कैसा है हमारे बॉडी में, कैसे सर्वाइकल रीजन में भी अराउंड जगह है, थोरैक्स रीजन में भी अराउंड जगह है और एब्डोमेन रीजन में भी जगह है। तो हमारी जो किडनी है वो एब्डोमेन में है, एब्डोमेन के थोड़े लोअर साइड में, और उसमें भी बैक साइड में, मतलब ये पोजीशन इधर में है आपकी किडनी, यहां पर इस पोजीशन, मतलब यहां से जाओगे तो किडनी मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब सेंटर से क्या पास हुआ है, वर्टेब्रल कॉलम, बराबर सेंटर से आपके ये पूरा आपके क्या है, रेडिकल हड्डी बोलते हो, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम। और हमारा जो वर्टेब्रल कॉलम है वो वर्टेब्रा से बना हुआ है, एंड वी हैविंग 26 वर्टेब्रास, बराबर गर्दन के रीजन के सर्वाइकल वर्टेब्रा, बराबर चेस्ट रीजन के थोरैसिक, फिर उसके बाद में एब्डोमेन, उसके बाद में लंबर और बाद में कॉक्सिजन टेल वर्टेब्रा। तो अब वर्टेब्रा भी है तो आपका जो किडनी जो है वो आइदर साइड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम है, एक इधर एक इधर। ठीक है, और वो कहां से कहां तक एक्सटेंड है, 12th थोरैसिक वर्टेब्रा से लेके 3rd लंबर वर्टेब्रा तक वो एक्सटेंड है, मतलब नियर अबाउट आपकी लगभग आप बोल सकते हो कि 10 से 12 सेंटीमीटर वो लॉन्ग होती है। ठीक है, और आइदर साइड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है बराबर। तो उसमें देखो अब वो किडनी आपकी ऐसी है, तो आपके बुक में जो डायग्राम है वो इस तरीके से बनी हुई है। तो आपके बुक में जो इधर साइड में है वो राइट किडनी, और जो इधर साइड में है वो लेफ्ट किडनी है। ठीक है, अब बुक में भी उन्होंने क्या किया, उनको ऐसा पता है तो एक दोनों को सेम पोजीशन पे दिखा है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने लेफ्ट वाली को ऊपर दिखाया, ठीक है लेफ्ट वाली को उन्होंने ऊपर दिखाया और राइट वाले को थोड़ा नीचे दिखाया, बराबर दोनों सेम पोजीशन पर। देखो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है। तो राइट वाली नीचे देखो, आप डायग्राम में देख लो आपके बुक में कि वो दोनों सेम पोजीशन पे नहीं दिखा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बराबर। तो लेफ्ट वाली यस, क्योंकि इधर वाली ये राइट यस और इधर वाली लेफ्ट, पर आपकी बुक आपको रिप्रेजेंट कैसे कर रही है, लाइक दिस, मतलब राइट इधर वाली और इधर वाली लेफ्ट। तो देखो ये जो राइट वाली है, राइट वाली थोड़ी लोअर पोजीशन में दिख रही है, क्योंकि इस साइड में होता है लीवर, तो लीवर का एक लोब उसको करता है थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश करता है, बराबर। इस कारण से जो राइट किडनी है वो थोड़ी लोअर पोजीशन पे है एज कंपेयर टू इधर वाली की लेफ्ट वाली की। ठीक है, तो चलो अब हम लोग थोड़ा सा किडनी के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं उस बात को। देखो किडनी जो होती है हमारी वो बीन शेप की होती है। बीन बोले तो वो जो बरबट्टी के दाने जैसी, यस बीन शेप की होती है, बराबर। ये आपकी कौन सी होगी, लेफ्ट की। और इससे ये यहां पे पोजीशन पे नहीं, वो थोड़ी लोअर पोजीशन पे है, यस। अब थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है क्योंकि आई एम नॉट अ आर्टिस्ट, ठीक है यस। तो ये हो गया आपकी राइट वाली और ये हो गया आपकी लेफ्ट वाली, ठीक है। इनके सरफेस के ऊपर में ग्लैंड भी होती है, वो ग्लैंड के बारे में अभी नहीं बोला है इस चैप्टर में, अगले चैप्टर में बोला है। इनके सरफेस के ऊपर में एक ग्लैंड होती है एंड दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज अ सुप्रारीनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड, जिसके हार्मोन्स आप लोग आगे अगले चैप्टर में देख लोगे। नहीं हमको सिर्फ भी मतलब नहीं। तो ये दो किडनी होगी जो कि बीन शेप की है, इधर वाला सरफेस इनका कॉन्वेक्स है, इधर का कॉन्केव है, और यहाँ पे नॉच लाइक स्ट्रक्चर से, इस नॉच लाइक स्ट्रक्चर को हाइलस बोलते हैं, जहां से ये ट्यूब अराइज हुई है एंड दैट ट्यूब इज नथिंग बट यूरेटर, ठीक है। और ये यूरेटर जो है, बराबर यूरेटर जो है वो कहां ओपन हो रहे हैं, आपके पेल्विक रीजन में एक ऐसा पियर शेप का स्ट्रक्चर है जो कि मसल्स से बाउंडेड है एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो जो भी यहां से ये यूरिन को कैरी करते हैं यहां तक, किडनी का काम है यूरिन बनाना। अब यूरिन कैसे बनते हैं हम लोग आगे देखेंगे। तो ये यूरिन को कैरी करते किधर में, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर एक पर्टिकुलर अमाउंट तक, इसकी लगभग
500 ml टू 1 लीटर तक इसकी कैपेसिटी होती है यूरिन को स्टोर करने की। ठीक है, तो जब तक ये इसमें यूरिन यहाँ पे जमा होती रहती है, फिर जब ये इसमें एक पर्टिकुलर वॉल्यूम तक जब जमा हो गई तो ये स्ट्रेच होता है और इससे जो जुड़ी हुई नर्व्स होती है ब्रेन को सिग्नल भेज देती है और फिर ब्रेन इसको ये करके यहाँ पे ब्रेन से सिग्नल आता है एंड फिर आपको वो सेंसेशन ऑफ यूरिन वाला आता है और फिर आप इसको एक्सपेल कर देते हैं। तो यहां से अराइज होता है का आपका यूरेथ्रा। ठीक है, पर यूरेथ्रा और ब्लैडर के बीच में यहाँ पे वॉल प्रेजेंट होते हैं, बराबर। यहाँ पे दो वॉल प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग स्पिंचर्स बोलते हैं। और ये दोनों वॉल अभी तो आपके कंट्रोल में, अब आपकी बुक अभी बताती है कि एक कंट्रोल में है और एक आपके कंट्रोल में नहीं है, पर अभी समझ के चलो कि दोनों वॉल आपके कंट्रोल में है। इसलिए ये वॉल आपके कंट्रोल में है, इसलिए आपको यूरिन लगने के बाद में भी आप उसको कुछ देर तक रोक सकते हो, बराबर। बचपन में नहीं थे कंट्रोल में, पर अभी आपके वॉलंटरी कंट्रोल में है, बराबर। फिर जब ये वॉल रिलीज हो जाते हैं तो यूरिन यहां से बाहर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा एक्सक्रेटरी सिस्टम है। ठीक है, तो ब्लैडर भी काम का है क्योंकि ये टेम्परेरी स्टोरेज है, बराबर, क्योंकि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम तक यूरिन उससे भरती है, उसके बाद आप उसको एक्सपेल करते हो, एंड प्रोसेस इज मिक्चुरेशन। ठीक है, तो सभी ऑर्गन का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब इतना तो ये हो गया इसका नॉर्मल। फिर आपके डायग्राम में क्या दिया है, ऐसी ब्लड वेसल्स बनाई गई है, बड़ी ब्लड वेसल्स है, रेड भी बनाई है और ब्लू भी बनाई है। ठीक है, तो रेड का मतलब देखो यहाँ पे ऑर्गन है ना ये, तो रेड का मतलब अंदर तरफ जाने वाली, रेड का मतलब कि ये ब्लड वेसल जो है ये ब्लड किडनी की तरफ कैरी कर रही है, बराबर। और ब्लू का मतलब वहां से बाहर निकल रही है। ठीक है, तो ये जो भी जिसकी भी ब्रांच होगी रेनल आर्टरी की ब्रांच है जो कि ब्लड किडनी की तरफ कैरी कर रही है। फिर वहां पे जो ब्लू कलर से बनाई है, वो ब्लू कलर का मतलब है कि वो ब्लड वेसल किडनी की तरफ से ब्लड को ला रही है। वो नीला और वो जो उसका जो मतलब होता है बच्चों, वो कलर कोड है कि भैया ब्लड वहां से जाके आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लड इधर से आ रहा है, इसका भी ब्लड इधर से यहाँ पे ओपन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि रेड वाले ने ब्लड किडनी की तरफ लाया, ब्लू वाले ने किडनी की तरफ से वापस ले गया। ठीक है, तो दिस इज रीनल आर्टरी रेड वाली और ये रीनल वेन, बराबर। अभी ब्लड अंदर गया और अंदर जाके किडनी से वापस आया, तो इस सर्कुलेशन में ब्लड अंदर जाके जो किडनी से वापस आया, रीनल आर्टरी के थ्रू अंदर गया और रीनल वेन के थ्रू बाहर आया, इस सब में हुआ क्या? इस सब में वैसे बेसिकली तो देखो किडनी भी एक ऑर्गन है, तो उसको न्यूट्रिशन की जरूरत तो पड़ी होगी, पर उसके अलावा यहाँ पे हम वो किडनी के न्यूट्रिशन नहीं देख रहे, हम यहाँ पे किडनी का फंक्शन देख रहे हैं। तो बेसिकली इतनी बड़ी जो ब्लड वेसल है किडनी की तरफ क्यों आई है? क्योंकि ये जो आने वाला ब्लड है इसमें वेस्ट है। यहाँ पे रेड का मतलब ऑक्सीडेटेड नहीं होता, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे जो रेड और ब्लू जो है ये कलर कोड है। आपको समझना है कि वो वेसल ब्लड ला रही है कि ब्लड ले जा रही है। ठीक है, आपको ये समझने के लिए दिया होता है। तो किसी भी ऑर्गन में अगर आपको रेड कलर की दिखा के समझना है कि वो वेसल उस ऑर्गन की तरफ ब्लड ला रही है, और अगर ब्लू दिख रहा है तो कि वो वेसल उस ऑर्गन से ब्लड ले जा रही है। वो हार्ट केस में कॉन्वर्स है कि अगर रेड अगर कोई ब्लड वेसल दिख रही है हार्ट से, तो समझना कि वो वेसल ब्लड ले जा रही है हार्ट से, यस, अवे जा रहा है, और ब्लू हार्ट की तरफ ला रही है। बस ये ध्यान में रखना। हार्ट के कंडीशन में, हार्ट के लिए ये कंडीशन हम रिवर्स कंसीडर करके चलते हैं। और कोई भी अगर ऑर्गन या कोई भी बॉडी का पार्ट है तो समझना कि लाल है, रेड अगर कोई ब्लड वेसल दिखा रही है समझना कि वो ला रही है, उस तरफ पे ब्लड आ रहा है, और ब्लू दिख रही है तो उधर से ब्लड जा रहा है। ठीक है, ये कलर कोड है, ये कोई ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेट का कोई ये नहीं है। आप कैसे बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, आर्टरी को रेड से कंसीडर कर लेते हैं और वेन को हम लोग ब्लू से कंसीडर करते हैं, और हमको कहते हैं आर्टरी में ऑक्सीजन ब्लड होता है और वेन में डीऑक्सीजन ब्लड होता है। नहीं, वो सर्कुलेशन का कोड है। जैसे कि आपको जैसे घर में जो वायरिंग भी होती है उसमें भी देखो ना कलर्स होते हैं। रेड कलर का वायर किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, आपका ब्लैक कलर का वायर किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। मटेरियल तो सेम से ही बने होते हैं, और वो कलर कोड से समझ में आता है कि भैया ये अर्थिंग का वायर है कि न्यूट्रल का वायर है कि फेस का वायर है। तो वैसे यहाँ पे आप जब पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आता है कि ये ब्लड वेसल आ रही है कि ब्लड वेसल मतलब ला रही है कि ले जा रही है। अंडरस्टैंड? तो ये सब चीजें यहाँ पे, तो रीनल आर्टरी ने ब्लड लाया और रीनल वेन ने ब्लड ले जाया। तो ये जो ब्लड आया है इसमें वेस्ट है, और ये जो ब्लड जा रहा है उसके वेस्ट विड्रॉ कर दी। मतलब जब वो यहां से गया तो अंदर ऐसा कुछ हुआ है जिसकी कि उसके वेस्ट यूरिन के फॉर्म में बाहर चले गए, और वो ब्लड जो है उसके वेस्ट ये जो है
ये जो अंदर जा रहा है उसे वेस्ट है और जो बाहर निकला उसे वेस्ट नहीं है, तो जो वेस्ट है वो यूरिन के फॉर्म में बाहर आ गया। तो ऐसा अंदर क्या हुआ, ऐसा क्या किया किडनी ने जिससे कि उसके वेस्ट बाहर निकल रहे? तो इसका आंसर हमको यूरिन फॉर्मेशन की फिजियोलॉजी में समझ जाएगा, बराबर। अभी हम लोग देखेंगे कि ये सब कैसे हुआ, ये तो हमने सब बाहर बाहर से देखा थी। तो अब क्या करते हैं, किडनी को ऐसा कट करते हैं, ऐसा कट मारते हैं और उस कट को हम लोग बोलते हैं दैट इज अ वर्टिकल सेक्शन, बराबर। उसको हम लोग कहते हैं उसका वर्टिकल बोलेंगे या फिर उसका लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन बोलेंगे, जिसमें कि जब हम इसको ऐसा कट करेंगे, किडनी को ऐसा कट करके देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि उसमें ऐसी बहुत सारी नेटवर्किंग है, उसमें ऐसे बहुत सारी ट्यूब्यूल्स है एंड दैट ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड एज अ नेफ्रॉन, बराबर। तो हम उस पर भी बात करने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चों इधर कि जब हम इस किडनी को इसका लॉन्जिट्यूडनल कट सेक्शन जब कट करेंगे तो हमको कुछ इस तरीके से अपीयर होगी, ठीक है। ये यूरेटर है, यूरेटर उससे अराइज हो रहा है, बराबर। यूरेटर तो यूरिन को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। अब ये जो यूरेटर है आपको पहले यहां से इतना से दिख रहा था, जब आपने उसको कट करके देखा तो पता चला कि यार इसका तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है यूरेटर का, लाइक दिस। यस, यूरेटर अंदर से कुछ इस तरह से, और इस फनल लाइक एरिया को बोलते हैं पेल्विस। इस एरिया को क्या बोलते हैं, पेल्विस, ठीक है। और आप देखो इस पेल्विस के बॉर्डर में आपको क्या समझे कि ये बड़ा सा एरिया है और यहाँ पे और ये देखो बड़ी बड़ी पाइपलाइंस ओपन हो रही है, बड़ी बड़ी यहाँ पे पाइपलाइंस ओपन हो रही है, बराबर। तो इन एरिया को बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी पाइपलाइंस इनको बोलते हैं केलाइसिस, बराबर। और ये बड़ी पाइपलाइन में भी और छोटी छोटी पाइपलाइंस ओपन हो रही है, ठीक है। तो ये मेजर केलाइसिस एंड इट इज अ माइनर केलाइसिस, ठीक है। मेजर केलाइसिस और माइनर केलाइसिस, मतलब सब कुछ लग रहा है कि यहां से पहली चीजें यहां पर आई और यहां से यहां पर आई, अगेन यहां पर ऐसा, अगेन यहां पर ऐसा, और सब यहां पे जमा होकर फिर यहां से बाहर निकल रही है। तो यहां पर ऐसा होता क्या है, क्या स्ट्रक्चर्स है, तो यहां पर ऐसे पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनको हम लोग कहते हैं रेनल पिरामिड्स। ऐसे बहुत सारे पिरामिड्स होते हैं जिनमें से आपको स्ट्राइशंस दिखेंगे, बहुत सारे क्या दिखेंगे, स्ट्राइशंस। अब वो स्ट्राइशंस, वो जो लाइनिंग है वो किस चीज की है, तो जब इसको हमने और जब रिजॉल्व किया तो हमको समझ में आया कि किडनी में ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे हैं, ऐसे कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स बहुत सारे, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। और इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या बोला है, नेफ्रॉन। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या बोला है, नेफ्रॉन, ठीक है। तो ऐसे लगभग 1.2 to 1.4 लाख ईच किडनी, मतलब नियर अबाउट 2.5 लाख के रेंज में दोनों किडनी मिला के नेफ्रॉन्स है, शायद उससे भी ज्यादा, मिलियंस में, सॉरी नॉट लाख में, मिलियंस में, ठीक है। तो ये जो फाइन सी जो ट्यूब है, इन ट्यूब का ये और ये एरिया यहाँ पे ओपन होता है, मतलब देखो इस तरीके का बहुत सारे ट्यूब्यूल्स इस तरीके से ओपन होते हैं यहाँ पे, उनका ये पार्ट इधर है ऐसा, फिर ये ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा और फिर इस तरीके से ऐसा, ऐसे बहुत सारे एरिया है। तो अब क्या करता हूं मैं, इसको ओपन करता हूं, सिर्फ इसको देखता हूं, क्योंकि जो कुछ यूरिन फॉर्मेशन है इसमें हो रहा है। तो देखो क्या होता है कि ये ट्यूब है जो कि ये यूरिन को ऐसे कैरी कर रही है। अब यूरिन कैसे बनी वो भी देख लेते हैं हम लोग। वो इस तरीके से यूरिन को ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाती है आगे, ठीक है, और वो फाइनली यहां पे आ रहा है। अब ये चीज यहां पर कहां है, यहां पर, ठीक है। वो चीज यूरिन यहां पर जमा होंगी और ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स है हर जगह पे, बहुत सारे ऐसे पूरे इसमें, तो सभी ने यूरिन को यहां जमा किया, फिर यहां से आगे का तो पता है आपको कि यहां से यूरिन यहां पे आएगी तो यहां से आगे चले जाएगी। पर ये जो नेफ्रॉन है, इस एक नेफ्रॉन में यूरिन कैसे बनी, बराबर, तो उसके लिए आपको नेफ्रॉन के पार्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं और नेफ्रॉन के पार्ट को समझता हूं। डायग्राम को ध्यान में रखो, बराबर। चलो नेफ्रॉन के पार्ट देखते हैं, नेफ्रॉन है कैसा, फिर उसको थोड़ा सा घरगुती एग्जांपल से भी समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो नेफ्रॉन कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं उसको। नेफ्रॉन ये ट्यूब है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है,
ठीक है, उसका एक एंड ये, दूसरा एंड वो, और जो उसका दूसरा जो एंड है वो एंड एक कॉमन डक्ट में ओपन होता है जिसको हम लोग कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बोलते हैं, और इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में और भी नेफ्रॉन्स ओपन होते हैं, और फिर ये कटेगा, मतलब ये एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कॉमन है, इसमें से बहुत सारे नेफ्रॉन्स ओपन हो रहे हैं, और भी नेफ्रॉन्स ओपन हो रहे हैं, और सभी नेफ्रॉन क्या करते हैं, यूरिन को कैरी कर रहे हैं, और फिर वो चीज यहां ओपन होती है और यहां से इधर होती है। ठीक है, तो देखो एक नेफ्रॉन में कौन से पार्ट होते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल, इस पार्ट को बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। अब बोलोगे सर वहां तो माल्पिजन बॉडी लिखा हुआ है, बता रहा हूं। ठीक है, ये जो इतना जो ट्यूब्यूल वाला पार्ट है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटिंग ट्यूब्यूल, शॉर्ट फॉर्म में पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटिंग ट्यूब्यूल। ये जो सब पिन जैसा जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हेनलेस लूप या लूप ऑफ हेनले, हेनलेस लूप या लूप ऑफ हेनले। ठीक है, जिसकी इस लिंक को बोलते हैं डिसेंडिंग लिंक और इसको बोलते हैं असेंडिंग लिंक। फिर ये जो पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटिंग ट्यूब्यूल, डीसीटी, दैट इज अ डिस्टल कॉन्वोलेटिंग ट्यूब्यूल, एंड दिस इज अ सीटी, दैट इज अ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, जिसमें कि और भी नेफ्रॉन्स ओपन हो रहे हैं, बराबर। और ये चीज कहां ओपन होती है, यहां पर, और यहां से फिर यहां पे। ठीक है, तो देखो अब पहले नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, बराबर, पहले नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फिर बाद में हम लोग यूरिन फॉर्मेशन पे जाते हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है कैसा, तो चलो इमेजिन करते हैं इसको किसी डोमेस्टिक एग्जांपल, घरगुती एग्जांपल लेके। तो देखो इमेजिन करो कि आपके घर में, किचन में जाओ, किचन में चले जाते हैं कि आपके घर में वो जो चाय पीने का जो कप होता है ना, उससे इमेजिन करते हैं। तो एक कप है और उस कप का जो हैंडल है वो टूटा हुआ है, हो गया इमेजिन, एक कप है जिसका हैंडल टूटा हुआ है। फिर जो चाय छानने के लिए हम लोग जो चाय छाननी यूज करते हैं उसको भी हैंडल होता है, वो ऐसी होती है, उसको एक हैंडल होता है, उसको भी इमेजिन करो कि उसका भी हैंडल टूटा हुआ है, बराबर। वो कप का ये रख लिया, वो कप जिसका हैंडल टूटा हुआ है, वो जो चाय को जो छानने की जो चाय छाननी है उसका भी हैंडल टूटा हुआ है, उसको कप के ऊपर रख दो और बाहर से सर टेप से चिपका दो। ठीक है, हो गया इमेजिनेशन। अब आप देखो कप के अंदर अगर किसी चीज को जाना है तो वो चाय छानने की लेयर को क्रॉस करके जाना है, ठीक है, बराबर। तो जो चाय छानने में जो लेयर है वो ये है, कप की जो वॉल है वो ये है, और कप के अंदर की जो जगह है वो ये है। मैं चाय छानने वाली लेयर ये, क्योंकि मैं एक्चुअली ये ऐसा है, मैंने इसको कट करके दिखाया, पूरा कट करके, मतलब इसकी वॉल भी दिखा रहा हूं, बराबर, ये वॉल, इसके अंदर की जगह भी दिखा रहा हूं। ठीक है, ये कट सेक्शन है नेफ्रॉन का, बराबर। तो अब देखो, ठीक है, चाय छानने वाली लेयर हो गई, कप के अंदर की जगह हो गई। अब क्या करो, कप का जो बेस है उसको छेद करके एक पाइप जोड़ दो। ठीक है, तो ये कप के अंदर की जगह ये छेद कर दिया और पाइप जोड़ दिया, मतलब आप जो भी चीज डालोगे वो यहां से कुछ चीज यहां पे रुक जाएंगी, इस जगह पे जमा होंगी और यहां से वो टू बी कंटिन्यू होंगे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपके नेफ्रॉन का है। ठीक है, अब एक और बता दूं कि नेफ्रॉन का जो ये एंड है वो ब्लाइंड है, बंद है ना इधर से, देखो ये भी यहां से बंद है, और दूसरा जो एंड है वो ओपन है, देखो ये ओपन है और यहां पे ओपन हो रहा है। ठीक है, एक एंड कैसा है उसका ब्लाइंड, बंद है, और दूसरा एंड कैसा ओपन है। पर नेफ्रॉन की जो ये वॉल है, ये वाली लेयर, ये वाली लेयर, ये जितनी भी लेयर, ये सिंपल एपिथेलियम से बनी हुई है, मतलब सिंगल सेल थिकनेस है। नेफ्रॉन की जो लेयर है, जो वॉल है, वो कैसी है, सिंपल सेल थिकनेस, सिंगल सेल थिकनेस है, दैट इज सिंपल एपिथेलियम से बनी हुई है। ये बात समझ में आ गई। अब तुम बोलोगे सर कि यहां पर जो भी चीज आई है वो कैसे आई, क्योंकि ये तो जो एरिया है वो बंद है, पर मैंने क्या बोला कि सिंपल सिंगल सेल थिकनेस है, और सिंगल सेल थिकनेस है तो कुछ चीजों को वो परमेबल कर सकती है। तो वो परमेबल कैसे हुई उसका आंसर आगे मिलेगा। चल देखो, अब आपको पता है कि आपकी जो किडनी है, हमने थोड़ी देर किडनी बनाई थी, उस किडनी में हमने ब्लड वेसल्स को भी अंदर जाते हुए देखा था। ठीक है, तो ये जो ब्लड वेसल जो अंदर आई, ठीक है, जो रेड वाली जो ब्लड वेसल आई है जिसने किडनी की तरफ ब्लड को कैरी किया है, बराबर, वो किडनी के अंदर आके इसे अंदर आई, तो क्या होती है, बहुत सारी उसकी ब्रांचिंग बनती है, उस ब्लड वेसल की क्या होती है, बहुत सारी ब्रांचिंग होती है। और आपको तो पता है कि जो बड़ी ब्लड वेसल है वो छोटी छोटी ब्रांच में, जब आर्टरी आई है तो वो क्या, छोटी आर्टरी, फिर छोटी आर्टरी, फिर छोटी आर्टरी, एंड फाइनली वो काय में डिवाइड होंगी, सबसे छोटी ब्रांच ऑफ आर्टरी, आर्टरियोल। पिछले लेक्चर में जाके देख लो आप,
जब मैं लिंक पढ़ा तो वहां पे बताया कि आर्टरी की सबसे थिन वॉल्ड ब्रांच इज आर्ट्रियोल। तो जब वो अंदर गई तो बहुत सारे डिवाइड फाइनली आर्ट्रियोल में, और बहुत सारे आर्ट्रियोल हर नेफ्रॉन के सामने में आ गई। यस, जैसे कि एक आर्ट्रियोल आ गई इस नेफ्रॉन के सामने जो कि ब्लड को कैरी कर रही है। अब इसके बाद वो और डिवाइड होती है। अब आर्ट्रियोल डिवाइड होती है तो काय का नेटवर्क बनेगा? कैपिलरी का। तो चलो मैं ब्लू कलर से कैपिलरी का नेटवर्क बनाता हूं। ये हो गया कैपिलरी का नेटवर्क। ठीक है, आर्ट्रियोल भी डिवाइड होती है और क्या होती है? कैपिलरी का नेटवर्क। ठीक है, और इस कैपिलरी के नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस, इस कैपिलरी के नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये आर्ट्रियोल होगी आने वाली, और फिर ये डिवाइड होगी आपकी, क्या बन गई? ये ग्लोमेरुलस, बराबर, और ये होगी फिर जाने वाली आर्ट्रियोल, बराबर। तो ये आने वाला, ये फिर बीच में कैपिलरी, फिर जाने वाली। ठीक है, तो ये ग्लोमेरुलस देखो, मतलब ब्लड आया इधर से, यहां से क्रॉस होके जाएगा, तो आपको पता है कैपिलरी परमेबल होती है। तो ब्लड का कुछ सेक्शन, देखो ब्लड का कुछ सेक्शन, ब्लड वेसल्स नहीं, ब्लड सेल्स नहीं निकलेंगी, पर ब्लड का कुछ सेक्शन इस कैपिलरी से बाहर निकलेगा और वो यहां पे जमा होगा। कहां पर? इस लेयर को क्रॉस करके वो यहां पर आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट। और ये जो फिल्ट्रेट आया इसमें अभी काम की चीजें भी है और वेस्ट भी है। सिर्फ उसमें प्रोटीन नहीं है, कोई भी ब्लड वेसल नहीं है, पर प्लाज्मा लगभग पूरा फिल्टर हुआ है वहां पे, जिसमें अभी वाटर है, अमीनो एसिड है, शुगर है। यस, बराबर, मतलब काम, और उसमें वेस्ट भी है जैसे कि यूरिया वगैरह, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह, बराबर। पर हमको क्या करना है? उसमें भी काम की चीजें भी आई है, बराबर। तो वो काम की चीजें सब वापस जाने वाली है, और जो वेस्ट है वो कंटिन्यू आगे बढ़ने वाला है। अब काम की जो चीजें है वो वापस कहां जाएंगी, कैसे जाएंगे? तो देखो उसका भी आंसर बढ़िया दिया हुआ है कि ये जो ब्लड वेसल है, अब ये जो ब्लड वेसल है ये नेफ्रॉन के अराउंड, मैं थोड़ा सा बुक के अलग डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, ये नेफ्रॉन के अराउंड क्या करेंगी? ऐसा नेटवर्क बना देंगे नेफ्रॉन के अराउंड, बाहर से। ठीक है, वो थोड़ा सिंपल समझना चाहिए करके मैंने आपको ऐसा बना दिया। ठीक है, नेफ्रॉन के अराउंड इसने ऐसा इस तरीके से नेटवर्क बना दिया। देखो 11th में और भी डिटेल में है, पर मैं आपको जस्ट एक सिंपल कि आपको बेसिक होता क्या है ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अब देखो ये वापस, तो देखो ये जाने वाली, और फिर ये जब जाती है तो कॉमन, आपको पता है एक निकलने वाली भी होती है, तो ऐसे फिर सब नेफ्रॉन के जमा होके एक कॉमन बन के बाहर निकल जाएंगे। तो देखो ब्लड आया, यहां से उसके कुछ कंपोनेंट्स बाहर निकले, जिसमें अभी काम की चीज और वेस्ट दोनों है। तो जब वो नेफ्रॉन से आगे बढ़ रहा है, तो नेफ्रॉन की वॉल भी कैसे? सिंगल सेल थिकनेस है, इसकी वॉल भी सिंगल थिकनेस है। तो कहते हैं यहां से जो काम की चीजें वो सब ब्लड में वापस चली जाती है, जो काम की चीजें वो सब क्या होती है? ब्लड में वापस चली जाती है। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ रीएब्जॉर्प्शन। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ रीएब्जॉर्प्शन। ये ग्लोमेरुलर से जो चीज बाहर निकली उसको बोलते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन के दौरान जो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आया है, जो फ्लूइड आया, उसको हम लोग फिल्ट्रेट बोलते हैं, जिसमें काम की चीजें वेस्ट दोनों है। फिर ये जो ब्लड वेसल का जो नेटवर्क है, जिसको हम लोग पेरीट्यूबुलर नेटवर्क बोलते हैं, उसमें इस फिल्ट्रेट की काम की चीजें सारी वापस चले जाएंगी। एंड द प्रोसेस इज रीएब्जॉर्प्शन। एंड द प्रोसेस इज रीएब्जॉर्प्शन। उसके अलावा और आपको टीचर्स बताएंगे कि सर सिक्रेशन नाम की भी कोई चीज होती है, पर वो 11th-12th के अकॉर्डिंग है। अंडरस्टैंड? यहां पर आपको इतना समझ लो, तो काम की चीजें सारी एब्जॉर्ब हो गई और वो ब्लड से वापस, और जो वेस्ट है वो मतलब क्या है, काम की चीजें उसमें से एब्जॉर्ब हो रही है, और जो वेस्ट है उसको वही रहने दिया जा रहा है, और वो टू बी कंटिन्यू आगे बढ़ के इस तरीके से वापस चले जाते। तो इस तरीके से आपके यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो देखो कितना बड़ा रोल आ गया है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि जितना फिल्ट्रेट बनता है, बराबर, पूरे दिन भर में फिल्ट्रेट का जो रेट है, जो स्पीड है, 180 लीटर स्पीड है पूरे दिन भर में। मतलब देखो ब्लड कितने बार राउंड हुआ होगा, तो 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता। ये जो फिल्ट्रेट है पूरे दोनों किडनी मिला के पूरे दिन भर का अगर बताता हूं मैं, तो कितना बनता? 180 लीटर। पर पूरे दिन भर में यूरिन कितनी बनती? 1 से 1.5 लीटर, ये 1.5 से 2 लीटर पकड़ के चलो। मतलब उस 180 लीटर का 1%, मतलब उस फिल्ट्रेट में 99% काम की चीजें थी जो कि वापस चले गई, बराबर। तो देखो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके नेफ्रॉन के ऊपर है, बराबर। यस, तो
अगर किडनी फेल होती है तो समझ में आ गया ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड द प्रोसेस इज रीअब्सॉर्ब, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, नॉट ओनली रीअब्सॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, क्योंकि उसमें काम की चीजें वापस की जाती है, बाकी जो वेस्ट है वो टू बी कंटिन्यू ड्रेन किया जाता है और ये पूरा कोर्स होके लाइक दिस बाहर। एंड दैट इज अ फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें और भी चीजें पर हमारा अब उतना डिटेल में नहीं है कि कौन से हार्मोन्स डील करते हैं। ठीक है, और किडनी ना सिर्फ एक्सक्रीशन, उसके अलावा भी उसके फंक्शंस है, जैसे कि वो हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है, पर वो अगेन हमको यहां नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो दैट्स अबाउट यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, फिर थोड़ा सा उन्होंने एक और चीज बताई, दैट इज क्या, हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस में क्या है, हीमोडायलिसिस इज नथिंग बट आर्टिफिशियल किडनी वाला। तो जो किडनी कर रही है, देखो किडनी में भी ब्लड घूम के वापस आया, जब वो वापस आया तो उसके वेस्ट वापस चले गए, उसके जो वेस्ट है वो बाहर निकल गए और काम की चीजें फिर से ब्लड में वापस आ गई। तो अब जैसे किसी बंदे को किसी कारणवश उसकी किडनी काम नहीं कर पा रही है, बराबर, तो जो उसके वेस्ट है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब वो डिपेंड करता है कि उसकी किडनी की कंडीशन कितनी खराब है, बराबर। अगर बहुत ज्यादा खराब है तो उसको परमानेंट डायलेशन पे रखना पड़ेगा, बराबर, और अगर थोड़ा खराब है तो फिर उसको पर्टिकुलर इंटरवल में उसको वो बॉडी का जो डायलिसिस कर देना पड़ेगा। अब डायलिसिस में होता क्या है, तो एक पर्टिकुलर फ्लूइड होता है उस मशीन में, बराबर, और जब ब्लड आपकी एक ब्लड वेसल से ब्लड उस मशीन से घूम के आता है, बराबर, देखो ऐसे जाते हुए दिखाया और आते हुए भी दिखाया, दो दिखाया ना, एक जाना और आना वाला। तो उसमें का जो ब्लड उस मशीन से जब घूम के आया है तो वहां पे पर्टिकुलर फ्लूइड होता है जो कि उसमें से वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस से, बराबर, और जो ब्लड के जो काम के जो चीजें हैं वो ब्लड को ब्लड में ही रहती है। तो इस तरीके से वो आर्टिफिशियल किडनी का काम करता है। एंड द प्रोसेस इज डायलिसिस। ठीक है, तो ये था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। देखो ना, भगवान ने हमको छोटी सी किडनी दी है और कितना बढ़िया काम कर रही हो, और उसी को अगर आपको आर्टिफिशियली करना है तो उतना बड़ा सेटअप लगता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी बहुत बढ़िया इंजीनियरिंग से बनी हुई है। यस, छोटी तो है पर कितनी आप इफिशियंट बोल सकते हो, मतलब उतनी छोटी सी किडनी को अगर आपको रिप्लेस करना है मशीनों से तो कितना बड़ा सेटअप लगता है, उसमें भी वो किडनी के सारे फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो जो हमको बॉडी मिली हमको उसको बहुत अच्छे से संभालनी है। ठीक है, अच्छा फूड देके, अच्छा न्यूट्रिशन देके, अच्छी एक्सरसाइज करके और अच्छी बातों से भी, क्योंकि हमको अच्छे जितने विचार हम अपने बॉडी में डालेंगे उतनी बॉडी हमारी हेल्दी रहेगी। निगेटिव विचार डालेंगे तो हमारी बॉडी भी निगेटिव हो जाएगी। एनीवे, आगे, तो दैट्स अबाउट एक्सक्रीशन, ह्यूमन एक्सक्रीशन। अब लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का, दैट इज प्लांट एक्सक्रीशन। तो देखो प्लांट के पास में, देखो दुनिया की हर जिंदा सेल में एक्सक्रीशन होता है, और अगर वो जिंदा है तो वो एक्सक्रीट करेगी। अब प्लांट के पास में कोई एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी सिस्टम तो नहीं है, पर फिर भी प्लांट हैविंग एक्सक्रीशन। गैसेस वाला तो वो आपका पता है ना, O2 उसके लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही है, क्योंकि उसके लिए काम करे ना, वेस्ट है ना उसके लिए, तो वो स्टोमेटा से बाहर कर देता है। फिर जो बहुत सारा अगर वाटर भी उसकी बॉडी में चले गया तो वो वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर कर लेता है। फिर उसके अलावा जो उसकी बॉडी में वेस्ट जनरेट होते हैं उसके भी जो तरीके वो अलग अलग है। यस, जैसे कि उसको पता है कि कुछ दिन बाद ये जो लीफ है ये डैमेज होने वाला है, उसकी लाइफ खत्म क्योंकि झड़ने वाला है, तो क्या करेंगे, काम की चीजें सारी अंदर। आपको पता है ना, लीफ जब गिरता है तो वो सूख के गिरता है, तो मतलब उसका पानी ले लिया गया, उसका क्लोरोप्लास्ट ले लिया गया, क्योंकि वो पीला होता है ना, तो उसका क्लोरोप्लास्ट, जितनी भी काम की चीजें सारी ले ली जाती है, और जो वेस्ट है ड्रेन कर दिए जाते, जा भाई तो जा रहा है तो वेस्ट ले जाके चले जा। फिर जो कई जो टिश्यू डेड होने वाले हैं, जैसे जाइलम फ्लोएम, जो वो तो पेड़ों का पार्टी बन के रहते हैं, पर वो जो जाइलम डेड टिश्यू से ज्यादा बना होता है ना, अब कोई टिश्यू अगर डेड है तो वो पहले से डेड नहीं है, वो मैच्योरिटी में डेड गया या पर्टिकुलर टाइम के बाद डेड होने वाला है। तो जब वो डेड होने वाला है ठूस दो उसमें वेस्ट को। ठीक है, उसके अलावा फिर जो रेजिन्स वगैरह जो बाहर निकलते पेड़ों से, है ना, जैसे कि अब वो बबूल के पेड़ से जो ढीक निकलता है, शायद रेजिन्स ही बोलते हैं, गम, वो भी एक प्रकार से प्लांट का क्या वेस्ट है। तो प्लांट के अलग अलग तरीके से अलग अलग स्ट्रेटेजीज है, रूट से भी, लेंटिसिल्स के थ्रू भी कुछ उसके वेस्ट बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग स्ट्रेटेजी से अलग अलग तरीके से अपने वेस्ट को बाहर करते हैं। ठीक है, तो दैट्स अबाउट योर चैप्टर। ठीक है, अब कोई भी अगर आपको डिफिकल्टी है तो अब मैं जब ऑनलाइन सेशंस लूंगा उस समय आप मुझको पूछ सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल।
इमेजिन करते हैं इसको किसी डोमेस्टिक एग्जांपल, घरगुती एग्जांपल लेके। तो देखो इमेजिन करो कि आपके घर में, किचन में जाओ, किचन में चले जाते हैं कि आपके घर में वो जो चाय पीने का जो कप होता है ना, उससे इमेजिन करते हैं। तो एक कप है और उस कप का जो हैंडल है वो टूटा हुआ है। हो गया इमेजिन, एक कप है जिसका हैंडल टूटा हुआ है। फिर जो चाय छानने के लिए हम लोग जो चाय छाननी यूज करते हैं उसको भी हैंडल होता है, वो ऐसी होती है, उसका हैंडल होता है, उसको भी इमेजिन करो कि उसका भी हैंडल टूटा हुआ है, बराबर। वो कप का ये रख लिया, वो कप जिसका हैंडल टूटा हुआ है, वो जो चाय को जो छानने की जो चाय छाननी है उसका भी हैंडल टूटा हुआ है, उसको कप के ऊपर रख दो और बाहर से सब टेप से चिपका दो। ठीक है, हो गया इमेजिनेशन। अब आप देखो कप के अंदर अगर किसी चीज को जाना है तो वो चाय छानने की लेयर को क्रॉस करके जाना है, ठीक है, बराबर। तो जो चाय छानने वाली जो लेयर है वो ये है, कप की जो वॉल है वो ये है, और कप के अंदर की जो जगह है वो ये है। मैं चाय छानने वाली लेयर ये, क्योंकि मैं एक्चुअली ये ऐसा है, मैंने इसको कट करके दिखाया, पूरा कट करके, मतलब इसकी वॉल भी दिखा रहा हूं, बराबर, ये वॉल, इसके अंदर की जगह भी दिखा रहा हूं। ठीक है, ये कट सेक्शन है नेफ्रॉन का, बराबर। तो अब देखो, ठीक है, चाय छानने वाली लेयर हो गई, कप के अंदर की जगह हो गई। अब क्या करो, कप का जो बेस है उसको छेद करके एक पाइप जोड़ दो। ठीक है, तो ये कप के अंदर की जगह ये छेद कर दिया और पाइप जोड़ दिया। मतलब आप जो भी चीज डालोगे वो यहां से कुछ चीज यहां पे रुक जाएंगी, इस जगह पे जमा होंगी और यहां से वो टू बी कंटिन्यू होंगे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपके नेफ्रॉन का है। ठीक है, अब एक और बता दूं कि नेफ्रॉन का जो ये एंड है वो ब्लाइंड है, बंद है ना इधर से, देखो ये भी यहां से बंद है, और दूसरा जो एंड है वो ओपन है, देखो ये ओपन और यहां पे ओपन हो रहा है। ठीक है, एक एंड कैसा है उसका ब्लाइंड बंद है और दूसरा एंड कैसा ओपन है। पर नेफ्रॉन की जो ये वॉल है, ये वाली लेयर, ये वाली लेयर, या जितनी भी लेयर, ये सिंपल एपिथेलियम से बनी हुई है, मतलब सिंगल सेल थिकनेस है। नेफ्रॉन की जो लेयर है, जो वॉल है, वो कैसी है, सिंपल सेल थिकनेस, सिंगल सेल थिकनेस है, दैट इज सिंपल एपिथेलियम से बनी हुई है। ये बात समझ में आ गई। अब तुम बोलोगे सर कि यहां पर जो भी चीज आई है वो कैसे आई, क्योंकि ये तो जो एरिया है वो बंद है, और मैंने क्या बोला कि सिंगल सेल थिकनेस है, और सिंगल सेल थिकनेस है तो कुछ चीजों को वो परमेबल कर सकती है। तो वो परमेबल कैसे हुई उसका आंसर आगे मिलेगा। चल देखो, अब आपको पता है कि आपकी जो किडनी है, हमने थोड़ी देर जब किडनी बनाई थी, उस किडनी में हमने ब्लड वेसल्स को भी अंदर जाते हुए देखा था। ठीक है, तो ये जो ब्लड वेसल जो अंदर आई, ठीक है, जो रेड वाली जो ब्लड वेसल आई है जिसने किडनी की तरफ ब्लड को कैरी किया है, बराबर, वो किडनी के अंदर आके, वो किडनी के अंदर आके इसे अंदर आई तो ये क्या होती है, बहुत सारी उसकी ब्रांचिंग बनती है। उस ब्लड वेसल की क्या होती है, बहुत सारी ब्रांचिंग होती है। और आपको तो पता है कि जो बड़ी ब्लड वेसल है वो छोटी छोटी ब्रांच में, जब आर्टरी आई है तो वो क्या, छोटी आर्टरी, फिर छोटी आर्टरी, फिर छोटी आर्टरी, एंड फाइनली वो काय में डिवाइड होंगी, सबसे छोटी ब्रांच ऑफ आर्टरी आर्टरियोल। पिछले लेक्चर में जाके देख लो आप, जब मैं लिंक पढ़ाया तो वहां पे बताया कि आर्टरी की सबसे थिन वॉल्ड ब्रांच इज आर्टरियोल। तो जब वो अंदर गई तो बहुत सारे डिवाइड फाइनली आर्टरियोल में, और बहुत सारे आर्टरियोल हर नेफ्रॉन के सामने में आ गए। यस, जैसे कि एक आर्टरियोल आ गई इस नेफ्रॉन के सामने जो कि ब्लड को कैरी कर रही है। अब इसके बाद वो और डिवाइड होती है। अब आर्टरियोल डिवाइड होती है तो काय का नेटवर्क बनेगा, कैपिलरी का। तो चलो मैं ब्लू कलर से कैपिलरी का नेटवर्क बनाता हूं, ये हो गया कैपिलरी का नेटवर्क। ठीक है, आर्टरियोल भी डिवाइड होती है और क्या होती है, कैपिलरी का नेटवर्क। ठीक है, और इस कैपिलरी के नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस, इस कैपिलरी के नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये आर्टरियोल होगी आने वाली, और फिर ये डिवाइड होगी आपकी, क्या बन गई, ये ग्लोमेरुलस, बराबर, और ये होगी फिर जाने वाली आर्टरियोल, बराबर। तो ये आने वाला, ये फिर बीच में कैपिलरी, फिर जाने वाली। ठीक है, तो ये ग्लोमेरुलस, देखो मतलब ब्लड आया इधर से, यहां से क्रॉस होकर जाएगा, तो आपको पता है कैपिलरी परमेबल होती है। तो ब्लड का कुछ सेक्शन, देखो ब्लड का कुछ सेक्शन, ब्लड वेसल्स नहीं, ब्लड सेल्स नहीं निकलेंगी, पर ब्लड का कुछ सेक्शन इस कैपिलरी से बाहर निकलेगा और वो यहां पे जमा होगा। कहां पर, इस लेयर को क्रॉस करके वो यहां पर आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। और ये जो फिल्ट्रेट आया इसमें अभी काम की चीजें भी है और वेस्ट भी है। सिर्फ उसमें प्रोटीन नहीं है, कोई भी ब्लड वेसल नहीं है, पर प्लाज्मा लगभग पूरा फिल्टर हुआ है वहां पे, जिसमें अभी वाटर है, अमीनो एसिड है, शुगर है, यस,
बराबर, मतलब काम, और उसमें वेस्ट भी है जैसे कि यूरिया वगैरह, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह, बराबर। पर हमको क्या करना है, उसमें भी काम की चीजें भी आई है, बराबर। तो वो काम की चीजें सब वापस जाने वाली है और जो वेस्ट है वो कंटिन्यू आगे बढ़ने वाला है। अब काम की जो चीजें है वो वापस कहां जाएंगी, कैसे जाएंगे, तो देखो उसका भी आंसर बढ़िया सा दिया हुआ है कि ये जो ब्लड वेसल है, अब ये जो ब्लड वेसल है ये नेफ्रॉन के अराउंड, मैं थोड़ा सा बुक के अलग डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। ये नेफ्रॉन के अराउंड क्या करेगी, ऐसा नेटवर्क बना देंगे, नेफ्रॉन के अराउंड बाहर से, ठीक है। वो थोड़ा सिंपल समझना चाहिए करके मैंने आपको ऐसा बना दिया, ठीक है। नेफ्रॉन के अराउंड इसने ऐसा इस तरीके से नेटवर्क बना दिया। देखो 11-12 में और भी डिटेल में है, पर मैं आपको जस्ट एक सिंपल कि आपको बेसिक होता क्या है ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अब देखो ये वापस, तो देखो ये जाने वाली और फिर ये जब जाती है तो कॉमन आपको पता है निकलने वाली भी होती है, तो ऐसे फिर सब नेफ्रॉन के जमा होके एक कॉमन बन के बाहर निकल जाएंगे। तो देखो ब्लड आया, यहां से उसके कुछ कंपोनेंट्स बाहर निकले जिसमें अभी काम की चीज और वेस्ट दोनों है। तो जब वो नेफ्रॉन से आगे बढ़ रहा है तो नेफ्रॉन की वॉल भी कैसे, सिंगल सेल थिकनेस है, इसकी वॉल भी सिंगल थिकनेस है। तो कहते हैं यहां से जो काम की चीजें वो सब ब्लड में वापस चली जाती है, जो काम की चीजें वो सब क्या होती है, ब्लड में वापस चली जाती है। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ रीएब्जॉर्प्शन, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ रीएब्जॉर्प्शन। ये ग्लोमेरुलर से जो चीज बाहर निकली उसको बोलते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन के दौरान जो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आया है, जो फ्लूइड आया उसको हम लोग फिल्ट्रेट बोलते हैं, जिसमें काम की चीजें वेस्ट दोनों है। फिर ये जो ब्लड वेसल का जो नेटवर्क है जिसको हम लोग पेरीट्यूबुलर नेटवर्क बोलते हैं, उसमें इस फिल्ट्रेट की काम की चीजें सारी वापस चले जाएंगी। एंड द प्रोसेस इज रीएब्जॉर्प्शन, एंड द प्रोसेस इज रीएब्जॉर्प्शन। उसके अलावा और आपको टीचर्स बताएंगे कि सर सिक्रेशन नाम की भी कोई चीज होती है, पर वो 11-12 के अकॉर्डिंग है, अंडरस्टैंड। यहां पर आपको इतना समझ लो, तो काम की चीजें सारी एब्जॉर्ब हो गई और वो ब्लड से वापस, और जो वेस्ट है वो मतलब क्या है, काम की चीजें उसमें से एब्जॉर्ब हो रही है और जो वेस्ट है उसको वही रहने दिया जा रहा है और वो टू बी कंटिन्यू आगे बढ़ के इस तरीके से वापस चले जाते हैं। तो इस तरीके से आपके यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो देखो कितना बड़ा रोल आ गया है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि जितना फिल्ट्रेट बनता है, बराबर, पूरे दिन भर में फिल्ट्रेट का जो रेट है, जो स्पीड है 180 लीटर स्पीड है दिन भर है। मतलब देखो ब्लड कितने बार राउंड हुआ होगा, तो 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता। ये जो फिल्ट्रेट है पूरे दोनों किडनी मिला के पूरे दिन भर का अगर बताता हूं मैं, तो कितना बनता 180 लीटर। पर पूरे दिन भर में यूरिन कितनी बनती, 1 से 1.5 लीटर, ये 1.5 से 2 लीटर पकड़ के चलो। मतलब उस 180 लीटर का 1%, मतलब उस फिल्ट्रेट में 99% काम की चीजें थी जो कि वापस चले गई, बराबर। तो देखो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके नेफ्रॉन के ऊपर है, बराबर। यस, तो अगर किडनी फेल होती है तो समझ में आ गया ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड द प्रोसेस इज रीएब्जॉर्ब, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, नॉट ओनली रीअब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि उसमें काम की चीजें वापस जाती है, बाकी जो वेस्ट है वो टू बी कंटिन्यू ड्रेन किया जाता है और ये पूरा कोर्स होके लाइक दिस बाहर। एंड दैट इज द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें और भी चीजें, पर हमारा उतना डिटेल में नहीं है कि कौन से हार्मोन्स डील करते हैं, ठीक है। और किडनी ना सिर्फ एक्सक्रीशन, उसके अलावा भी उसके फंक्शंस है, जैसे कि वो हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है, पर वो अगेन हमको यहां नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो दैट्स अबाउट यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। फिर थोड़ा सा उन्होंने एक और चीज बताई, दैट इज क्या, हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस में क्या है, हीमोडायलिसिस इज नथिंग बट आर्टिफिशियल किडनी वाला। तो जो किडनी कर रही है, देखो किडनी में भी ब्लड घूम के वापस आया, जब वो वापस आया तो उसके वेस्ट वापस चले गए, उसके जो वेस्ट है वो बाहर निकल गए और काम की चीजें फिर से ब्लड में वापस आ गई। तो अब जैसे किसी बंदे को किसी कारण पर उसकी किडनी काम नहीं कर पा रही है, बराबर, तो जो उसके वेस्ट है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब वो डिपेंड करता है कि उसकी किडनी की कंडीशन कितनी खराब है, बराबर। अगर बहुत ज्यादा खराब है तो उसको परमानेंट डायलेशन भी रखना पड़ेगा, बराबर। और अगर थोड़ा खराब है तो फिर उसको पर्टिकुलर इंटरवल में उसको वो बॉडी का जो डायलिसिस कर देना पड़ेगा। अब डायलिसिस में होता क्या है, तो एक पर्टिकुलर फ्लूइड होता है उस मशीन में, बराबर। और जब ब्लड आपकी एक ब्लड वेसल से ब्लड उस मशीन से घूम के आता है, बराबर। देखो ऐसा जाते हुए दिखाया और आते हुए भी दिखाया, दो दिखाया ना, एक जाना और आना वाला। तो उसमें का जो ब्लड उस मशीन से जब घूम के आया है तो वहां पे पर्टिकुलर फ्लूइड होता है जो कि उसमें से वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस से, बराबर। और
जो ब्लड के जो काम के जो चीजें हैं वो ब्लड को ब्लड में ही रहती है। तो इस तरीके से वो आर्टिफिशियल किडनी का काम करता है। एंड द प्रोसेस इज डायलिसिस। ठीक है, तो ये था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। देखो ना, भगवान ने हमको छोटी सी किडनी दी है और कितना बढ़िया काम कर रही है वो, और उसी को अगर आपको आर्टिफिशियली करना है तो उतना बड़ा सेटअप लगता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी बहुत बढ़िया इंजीनियरिंग से बनी हुई है। यस, छोटी तो है पर कितनी आप इफिशियंट बोल सकते हो। मतलब उतनी छोटी सी किडनी को अगर आपको रिप्लेस करना है मशीनों से तो कितना बड़ा सेटअप लगता है, उसमें भी वो किडनी के सारे फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो जो हमको बॉडी मिली हमको उसको बहुत अच्छे से संभालनी है। ठीक है, अच्छा फूड देके, अच्छा न्यूट्रिशन देके, अच्छी एक्सरसाइज करके और अच्छी बातों से भी, क्योंकि हमको अच्छे जितने विचार हम अपने बॉडी में डालेंगे उतनी बॉडी हमारी हेल्दी रहेगी। निगेटिव विचार डालेंगे तो हमारी बॉडी भी निगेटिव हो जाएगी। एनीवे, आगे तो दैट्स अबाउट एक्सक्रीशन, ह्यूमन एक्सक्रीशन। अब लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का, दैट इज प्लांट एक्सक्रीशन। तो देखो, प्लांट के पास में देखो दुनिया की हर जिंदा सेल में एक्सक्रीशन होता है, और अगर वो जिंदा है तो वो एक्सक्रीट करेगी। अब प्लांट के पास में कोई एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी सिस्टम तो नहीं है, पर फिर भी प्लांट हैविंग एक्सक्रीशन। गैसेस वाला तो वो आपका पता है ना, O2 उसके लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही है, क्योंकि उसके लिए काम करे ना, वेस्ट है ना उसके लिए, तो वो स्टोमेटा से बाहर कर देता है। फिर जो बहुत सारा अगर वाटर भी उसकी बॉडी में चले गया तो वो वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर कर लेता है। फिर उसके अलावा जो उसकी बॉडी में वेस्ट जनरेट होते हैं उसके भी जो तरीके वो अलग अलग है। यस, जैसे कि उसको पता है कि कुछ दिन बाद ये जो लीफ है ये डैमेज होने वाला है, उसकी लाइफ खत्म होकर वो झड़ने वाला है, तो क्या करेंगे, काम की चीजें सारी अंदर। आपको पता है ना, लीफ जब गिरता है तो वो सूख के गिरता है, तो मतलब उसका पानी ले लिया गया, उसका क्लोरोप्लास्ट ले लिया गया, क्योंकि वो पीला होता है ना, तो उसका क्लोरोप्लास्ट, जितनी भी काम की चीजें सारी ले ली जाती है, और जो वेस्ट है ड्रेन कर दिए जाते जा तो जा रहा है तो वेस्ट ले जाके चले जा। फिर जो कई जो टिश्यू डेड होने वाले हैं, जैसे जाइलम फ्लोएम, जो वो तो पेड़ों का पार्टी बन के रहते हैं, पर वो जो जाइलम डेड टिश्यू से ज्यादा बना होता है ना, अब कोई टिश्यू अगर डेड है तो वो पहले से डेड नहीं है, वो मैच्योरिटी में डेड गया या पर्टिकुलर टाइम के बाद डेड होने वाला है। तो जब वो डेड होने वाला है ठूस दो उसमें वेस्ट को। ठीक है, उसके अलावा फिर जो रेजिन्स वगैरह जो बाहर निकलते पेड़ों से, है ना, जैसे कि अब वो बबूल के पेड़ से जो ढीक निकलता है, शायद रेजिन्स ही बोलते हैं, गम, वो भी एक प्रकार से प्लांट का क्या वेस्ट है। तो प्लांट के अलग अलग तरीके से अलग अलग स्ट्रेटेजीज है, रूट से भी, लेंटिसिल्स के थ्रू भी कुछ उसके वेस्ट बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग स्ट्रेटेजी से अलग अलग तरीके से अपने वेस्ट को बाहर करते हैं। ठीक है, तो दैट्स अबाउट योर चैप्टर। ठीक है, अब कोई भी अगर आपको डिफिकल्टी है तो अब मैं जब ऑनलाइन सेशंस लूंगा उस समय आप मुझको पूछ सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल।